हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। जहां दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जान लेना और कंपनी को एनालाइज कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि न्यूज़ में देख के या कहीं से सुन के अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जहाँ दोस्तों आपका पैसा कहीं ना कहीं डूबने का चांस होता है। तो अगर आप 10,000 का फ़ोन लेने जाते हैं तो आप बहुत सारा रिसर्च करते हैं कि उसकी जो भी रेटिंग है दोस्तों वो क्या है, या दोस्त मेरे खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, दोस्तों की राय विचार क्या है। ये सारी जानकारी आप लेते हैं सिर्फ 10,000 का फ़ोन खरीदने के लिए। लेकिन आप जब कंपनी में निवेश करने की बात आती है तो आप न्यूज़ में देख के या किसी से सुन के या किसी ने टिप दे दिया तो आप उस पर निवेश कर बैठते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी रकम निवेश करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में तो आपको उसको एनालाइज कर लेना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कंपनी में जब भी आप निवेश करने जा रहे हैं तो एनालाइज दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के चार्ट्स वगैरह देख के बताते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट या फिर जो भी दोस्तों वो आपके चार्ट्स को देख के बताते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपके दो टाइप के आ जाते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपका मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक करते हैं, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके जो या फिर जो सीईओ है दोस्तों, को फाउंडर हैं, उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है दोस्तों, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। लेकिन आज की इस वीडियो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में जानेंगे, यानी कि नंबर्स के बारे में जानकर हम पता करेंगे कि कंपनी की एनालाइज कैसे करते हैं। जहाँ दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपने नंबर से खेलना शुरू कर दिया, यानी कि आपको पता है कि नंबर से कैसे खेला जाता है या नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, तो आप क्वांटिटेटिव एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आपको कोई भी माइकलाल धरती में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको प्रॉफिट कमाने से, शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने से रोक सके। जी हाँ दोस्तों, तो आपको नंबर्स के साथ खेलना अगर आप आ गया तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो आपको बेहद ज़रूरी जानना है, क्योंकि अगर आप वो शब्द नहीं जान पाए तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कंपनी को लेकर वो आपकी नहीं बैठ पाएगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो हम कुछ शब्द बताएंगे और कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च बताएंगे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कंपनी में अगर निवेश करने जा रहे हैं तो आपका जो दोस्तों कॉन्फिडेंस है वो दोगुना हो सके। इसलिए आप कुछ शब्द हम आपको बताएंगे, जैसे कि वैल्यूएशन, इक्विटी और ग्रोथ रेट और CAGR, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब क्या होता है आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखते रहिए और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, कॉमेडी वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों वैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन में क्या होता है कि कंपनी कितने में बिक रही है, ये आपकी वैल्यूएशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई दुकान अगर करी है दोस्तों, मैं उस दुकान को बेचना चाह रहा हूँ, तो उस दुकान को मैं कितने में बेचूंगा, उस दुकान को मैं कितने में बेचूंगा, या आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। यानी कि सकते हैं अगर आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, तो आपके सामने कोई इन्वेस्टर आता है, अगर वो वैल्यूएशन शब्द इस्तेमाल करता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बिजनेस को कितने में बेचना चाहते हैं या कितने में सेल करना चाहते हैं, ये आपकी वैल्यूएशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा टर्म आता है दोस्तों इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है और आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आप कंपनी के अकेले मालिक हैं और आपके ऊपर यानी कि आपके कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो आपकी जो इक्विटी होगी वो 100% होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू किया है और आपने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है और 8 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाया है, तो यानी कि जो 2% की जो इक्विटी हो गई वो बैंक की हो गई, क्योंकि आपने अपने बैंक से लोन लिया है। तो आपकी जो इक्विटी हो गई वो 80% हो गई और 20% इक्विटी हो गई बैंक से, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है, क्योंकि आपने लायबिलिटी यानी कि कर्जा भी चुकता करना है, इसलिए आपकी जो हिस्सेदारी होगी वो 80% होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने कंपनी के अकेले मालिक है और आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो आपकी हिस्सेदारी होगी 100%।
ठीक है दोस्तों, तो ये इक्विटी होती है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि जो इक्विटी शब्द है ना दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लें, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा शब्द है क्योंकि हर इन्वेस्टर, हर बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है। अगर आपने इक्विटी के शब्द जो है दोस्तों, यानी कि इसकी डेफिनेशन या इसकी शब्दावली को नहीं समझा, तो आपको बिजनेस में दिक्कत आ सकती है कि इक्विटी होता क्या है, बेसिकली इक्विटी होता क्या है। तो अगर आपने पेन और डायरी लिया है तो प्लीज़ उसे नोट कर लीजिए कि इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और आपने पूरा पैसा अपनी तरफ से लगाया है, आपके कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो आपकी इक्विटी 100% होगी। ये चीज़ आप इक्विटी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो इक्विटी की बात बार बार करेगा, इसलिए इक्विटी के शब्दावली को अच्छे से समझ लेना बेहतर होता है। या फिर आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, तो इक्विटी शब्द को बहुत ज़रूरी से समझ लेना बेहतर होगा। तीसरा आता है दोस्तों रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी या अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर जो रकम हासिल करती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग प्रॉफिट को ही रेवेन्यू समझ बैठते हैं, जो गलत है। आपको बताना चाहते हैं कि रेवेन्यू और टर्नओवर एक ही होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट बेचा और प्रत्येक प्रोडक्ट की कीमत 200 रुपये थी, तो एक महीने का जो टर्नओवर या रेवेन्यू हो गया आपका 2 लाख रुपये। प्रोडक्ट बनाने में आई लागत अगर रेवेन्यू से ज़्यादा है तो कंपनी घाटे में होगी, और अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। चौथा टर्म आता है दोस्तों प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी की इनकम प्रॉफिट कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का रेवेन्यू में से कुछ खर्चे निकाल दिए जाएं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है ताकि डेटा को अच्छे से एनालाइज किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, और नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों, आपका वो प्रॉफिट होता है कि अगर उसमें से भी अगर आप ब्याज और टैक्स निकाल देते हैं तो उसका आपको नेट प्रॉफिट बच जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और उसने आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया एक महीने में। ठीक है दोस्तों, एक महीने में आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से आपके खर्चे हो गए 7 लाख रुपए, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो 3 लाख रुपए का हुआ। लेकिन उसमें से भी अगर आपने कुछ लोन लिया था और टैक्स भर दिया तो आपके 2 लाख रुपए उसमें और चले गए, तो यानी कि आपका नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए का हुआ। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पांचवा टर्म आता है दोस्तों एबिटा। जी हाँ दोस्तों, एबिटा को जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एबिटा एक टर्म होता है जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो एबिटा का जो मतलब है दोस्तों, वो प्रॉफिट को तुलना करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एबिटा की जो फुल फॉर्म है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, और मान लीजिए कि किसी कंपनी को मुनाफा काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन एबिटा से उसकी जो नेट प्रॉफिट हुआ यानी कि जो शुद्ध लाभ हुआ उस पर असर पड़ सकता है। एबिटा हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ प्लांट होते हैं और प्लांट में मशीनें लगी होती है जिसकी कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, यानी कि डेप्रिसिएट होती जाती है, वो लाइबिलिटी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो लाइबिलिटी की जो कीमत होती है वो डेप्रिसिएट होती जाती है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम होती जाती है, क्योंकि उसके जो प्लांट में जो मशीनें लगी होती है उसे हमेशा रिपेयर कराना होता है, रिपेयर में खर्चा आता रहता है, तो इसी तरह से उसकी जो वैल्यू है उसकी कम होती है। डेटा निकालने का फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों नेट प्रॉफिट ब्याज प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। मान लीजिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 रुपये रहा और कंपनी ने 20 रुपये आपके कर्जे में दे दिए और 10 रुपये टैक्स दे दिए दोस्तों, तो इस प्रकार से उसका जो टोटल खर्चा आ गया, एबिटा आ गया, वो 180 रुपये का आ गया। तो ये हो गया आपका एबिटा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एबिटा को समझ सकते हैं। तो ये पांचों टर्म आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। कमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर